एनएफटीएल क्लास। आइए आइए जल्दी आइए। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आओ जल्दी कनेक्ट हो। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में। जब कोई आपका टू पोर्ट नेटवर्क होता है, ठीक, तो टू पोर्ट नेटवर्क में हमने देखा था कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के साथ में ही हमने क्या देखा था, फेज कांस्टेंट। ठीक है। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होता है वो हमने क्या, अल्फा इक्वल्स टू, सॉरी गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, यही होता है। अल्फा जहाँ पे क्या होता था, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। और बीटा क्या होता है, फेज कांस्टेंट। ठीक, तो ये चीज़ हमने देखा। फेज कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था और आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। तो ये आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। अब इसमें देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, रियल पार्ट है। ठीक है। और ये वाला पार्ट कैसा है, इमेजिनरी पार्ट है। क्यों इमेजिनरी है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे जे है। जे का मतलब क्या है, आपका एक इमेजिनरी टर्म है। तो इमेजिनरी टर्म की वजह से ये आपका जो कोफिशिएंट होता है इमेजिनरी का, वही आपका फेज कांस्टेंट कहलाता है। और ये फेज कांस्टेंट सिंपली क्या तो दर्शाता है, तो फेज कांस्टेंट ये शो करता है कि जो भी आपका सिग्नल है, ठीक है, मान लिया कोई सिग्नल फ्लो हो रहा है, तो उस सिग्नल का पोजीशन को, ठीक है, पोजीशन और एंगल को शो करता है ये फेज कांस्टेंट, यानी कि उसके फेजेस को दिखाता है, उसके पोजीशन को शो करता है सिग्नल। ठीक है। तो जैसे सिग्नल की बात करें, चाहे वोल्टेज सिग्नल हो चाहे करंट सिग्नल हो, तो उसका एक फेज दिखाता है, यानी कि एक पोजीशन को शो करता है फेज कांस्टेंट। ठीक है। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे एटीन्यूएशन कांस्टेंट के बारे में। ठीक है। जो कि आपको जो रियल पार्ट है प्रोपोगेशन में, जो रियल पार्ट होता है वही आपका एटीन्यूएशन कांस्टेंट होता है। ठीक। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सभी लोग, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। चलिए डालिए। पहली हेडिंग डालेंगे एटीन्यूएशन कांस्टेंट। है एटीन्यूएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है। डालिए, लिखिए हेडिंग सब लोग। तो देखिए, एटीन्यूएशन कांस्टेंट जैसा कि हमने बताया कि आपका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है। तो इसमें ये जो कांस्टेंट होता है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ प्रोपोगेशन, रियल पार्ट ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड क्या, एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है। इसको भी लिख लो चाहे, ये क्या है, फेज कांस्टेंट। फेज बीटा जो होता है फेज कांस्टेंट होता है। इतना नोट करो सब लोग पहले। ठीक है। ये क्या होता है, गामा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, गामा। तो
गामा इक्वल्स टू यही जो आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो चाहे प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, इतना पहले नोट करो सभी लोग। नोट कर लिया? ठीक है, अब देखिए हमने ये बताया कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है उसमें जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को ही हम एटीन्यूएशन कांस्टेंट कहते हैं। अब बात आती है कि जो एटीन्यूएशन कांस्टेंट होता है इसका काम क्या होता है, मेन क्या काम करता है ये नेटवर्क में। तो ये क्या करता है, जैसे सपोज करिए कोई नेटवर्क है आपका, मान लिया 2 पोर्ट नेटवर्क है। ठीक, जैसे इसको रब करते हैं उसके बाद इसमें समझते हैं। जैसे क्या होता है, मान लिया कोई एक नेटवर्क है, ये क्या है, कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है और इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई सिग्नल मान लिया अप्लाई करते हैं, कोई सिग्नल अगर इनपुट साइड देते हैं, वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये नेटवर्क से 2 पोर्ट नेटवर्क से पास होगा सिग्नल, क्या करेगा ये सिग्नल पास करेगा और जो भी सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी, ठीक, जो भी इस सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी वो आपका इससे निकल के जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज और जो करंट है, वोल्टेज और करंट के जो मैग्नीट्यूड में, क्या जो मैग्नीट्यूड में उसके रिडक्शन होता है, यानी कि रिडक्शन का मतलब जो कमी आती है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज और करंट सिग्नल जो पास करते हैं किसी भी 2 पोर्ट नेटवर्क में, तो जो वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड में जो रिडक्शन होता है, यानी कि जो कमी आती है, ये उसी चीज़ को शो करता है। तो इसीलिए इसका नाम एटीन्यूएशन हो गया। एटीन्यूएशन का मतलब ही होता है कि अपने रास्ते से भटक जाना, एटीन्यूट हो जाना। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्या करता है, किसको बोलते हैं, कि जब सिग्नल पास किया जाता है तो वोल्टेज हो या करंट हो, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, तो इस कमी को ही ये दर्शाता है एटीन्यूएशन कांस्टेंट। अब वो कितनी कमी आई है वो सारी चीज़ ये शो करता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी लोगों को, बताइए, कमेंट करो सबको। तो मेन काम क्या होता है, मेन ये एटीन्यूएशन का यही होता है कि वोल्टेज हो या करंट हो, जब 2 पोर्ट नेटवर्क सिग्नल 2 पोर्ट नेटवर्क से जब फ्लो किया जाएगा या सिग्नल फ्लो किया जाएगा तो उसमें करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में, ठीक है, वो कमी आ जाती है, उसी को एटीन्यूएशन कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो एटीन्यूएशन कांस्टेंट हमने अभी बताया क्या होता है, जैसे अल्फा जे बीटा। ठीक है, तो ये होता है एटीन्यूएशन कांस्टेंट, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। अब हम जानते हैं जो भी आप सिग्नल दोगे तो उसमें क्या होगा, रियल पार्ट भी होगा, एक इमेजिनरी पार्ट भी होगा। ठीक, तो जो रियल पार्ट है वही एटीन्यूएशन कांस्टेंट हो गया। अब ये जो पार्ट होता है, अगर इसको सपोज करिए प्रोपोगेशन वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि एटीन्यूएशन को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक, तो ये सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, सपोज करिए एटीन्यूएशन कांस्टेंट की अगर वैल्यू बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, कि नहीं, यानी कि अल्फा की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा एटीन्यूएशन कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबके। अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी यूनिट होती है, जो एटीन्यूएशन होता है, इस एटीन्यूएशन की जो
यूनिट होती है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो करते हैं नेपर से, ठीक है। नेपर और या दूसरी जो होती है डेसिबल, डेसिबल्स, ठीक। तो ये यूनिट होती है किसकी, एटीन्यूएशन कांस्टेंट की। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताइए। चलिए आप लिखिए इसमें। लिखिए, अच्छा लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को प्रोपोगेशन कांस्टेंट को गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा प्लस जे बीटा, क्या लिखेंगे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, जे बीटा से प्रदर्शित किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें रियल पार्ट ऐसे, या तो ऐसे लिखो, क्या, जिसमें प्रोपोगेशन कांस्टेंट के रियल पार्ट को एटीन्यूएशन कांस्टेंट कहते हैं तथा प्रोपोगेशन कांस्टेंट के इमेजिनरी पार्ट को फेज कांस्टेंट कहा जाता है, और लिखिए आगे, कहा जाता है एटीन्यूएशन कांस्टेंट यह बताता है कि जब कोई वोल्टेज और करंट सिग्नल जब किसी नेटवर्क सेक्शन से पास किया जाता है तो करंट और वोल्टेज
सिग्नल के मैग्नीट्यूड में जो रिडक्शन या कमी होती है उसी को एटीन्यूएशन कांस्टेंट कहा जाता है। एटीन्यूएशन कांस्टेंट कहा जाता है। एटीन्यूएशन कांस्टेंट कहा जाता है। आगे लिखो, एटीन्यूएशन कांस्टेंट का मात्रक या यूनिट नेपर या डेसिबल्स होती है। और लिखोगे एटीन्यूएशन को, आगे लिखो, एटीन्यूएशन को लिख रहे हो ना सभी लोग? एटीन्यूएशन अनुपात होता है किसका? करंट एंटरिंग, लिखो करंट एंटरिंग और करंट लीविंग का। ठीक है, करंट लीविंग का मतलब करंट लीविंग। तो हमने क्या बताया कि आपका जो एटीन्यूएशन कांस्टेंट होता है, ठीक, इतना नोट कर लीजिए सभी लोग, ना कर पाए हो तो आगे और नोट करेंगे इसमें। तो ये जो होता है इसको हम लोग ई पे पावर अल्फा इक्वल्स टू मॉडुलस क्या लिखते हैं, आई एस अपॉन आई आर। ठीक, अब देखो, अगर इसको ई पे पावर अल्फा है, अगर अल्फा ही हम जानते हैं क्या होता है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट है। अगर इस एटीन्यूएशन कांस्टेंट को हमको निकालना है तो इस एटीन्यूएशन कांस्टेंट को निकालने के लिए क्या करोगे, अल्फा इक्वल्स टू लॉग आ जाएगा यहाँ पे, लॉग बेस ई, और ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस आई ऑफ एस अपॉन आई आर। ठीक है, ये किसमें होता है, नेपर या डेसिबल्स। ठीक है, और इसको जब और सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग बेस 10 मॉडुलस आई ऑफ एस अपॉन आई आर इंटू लॉग बेस 10। ठीक है, लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू, लॉग बेस ई है, लॉग बेस 10, लॉग बेस ई 10, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आती है 2.303 लॉग 10, लॉग बेस 10। ठीक, आई एस ऑन आई आर, ये होता है नेपर पर किलोमीटर। ठीक, तो इसकी यूनिट आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या होता है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट में आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इस तरीके से हमने देखा
कि एटीन्यूएशन कांस्टेंट अगर आप लोगों ने नहीं लिख पाया है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नोट करिए। ये नोट करने के बाद फिर ये करेंगे नोट। ठीक, चलो नोट करो। नोट करिए इसको। करिए जल्दी, नोट हो जाए तो कमेंट करना। ठीक, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ हमने बात कर ली आपकी एटीन्यूएशन कांस्टेंट की। अब एटीन्यूएशन कांस्टेंट के बारे में हमने देखा कि ये तरीके से होता है। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होती है जेड नॉट। ठीक, तो ये जेड नॉट हमने टी नेटवर्क के लिए एनालिसिस किया था। ठीक, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, जो पाई अगर सेक्शन नेटवर्क लेते हैं तो पाई सेक्शन नेटवर्क के लिए क्या बनेगा। ठीक, तो चलिए नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एनालिसिस एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पीडेंस जेड नॉट ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग। डाल लिया। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं पाई नेटवर्क की, तो पाई नेटवर्क में हमने आपको बताया कि पाई के स्ट्रक्चर जैसा होता है। तो सबसे पहले हम पाई एक नेटवर्क बनाएंगे। तो क्या करेंगे, एक नेटवर्क बना लिया हमने पाई नेटवर्क। ये क्या है 2Z2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Z2। इसकी वैल्यू है शंट ब्रांच की। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट कनेक्ट कर दिया इधर साइड। ठीक, ये क्या है जेड नॉट, इसी को क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, इधर साइड हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे तो जेड नॉट यहाँ से। ठीक, अब देखो इसको जब सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई पॉइंट सी है और यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई मान लिया पी है टर्मिनल। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आपकी जेड नॉट होती है। अब जेड नॉट को जब कैलकुलेट करोगे इधर साइड से, तो यहाँ से जो हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा, जेड नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये नेटवर्क कैसा है आपका 2Z2, ये क्या हो जाएगा,
आपका ये पूरा पैरेलल है कि नहीं, यहाँ पे ये और ये पूरा पैरेलल है, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये पैरेलल कंडीशन, चलो इस पोर्शन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम जानते हैं क्या है, 2Z2 पैरेलल है किसके, Z0 के। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से इतनी निकाल ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करोगे, हम जानते हैं कि ये वाला पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं, ये पोर्शन जोड़ दें। ये कि देखो सीरीज में है, तो ये पैरेलल प्लस सीरीज में क्या है, ये पूरा पोर्शन जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Z1 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। ये पूरा पोर्शन यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। इतनी बात समझ में आई। तो इतना पोर्शन हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जो इम्पीडेंस है 2Z2, और ये पूरा क्या है, पैरेलल में है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, Z0 इक्व टू Z2 पैरेलल है किसके, 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 और प्लस के Z2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताओ, कमेंट करो। इतना नोट करो पहले। इतना नोट कर लिया। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम लोग और आगे सिंपली सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर लेना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना। ठीक है, देखो इस पोर्शन को हम लोग और आगे सिंपली सॉल्व करेंगे। तो Z0 इक्व टू, ये क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हमारा कंडीशन क्या होगा, 2Z2 इंटू ब्रैकेट में लिख लो Z1, एक मिनट, Z1 है या Z2 है, यहाँ पे Z1 होगा। ठीक है, यहाँ पे Z1 करो। ठीक, ये Z1 प्लस के 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0। ठीक, इतना हो गया, अपॉन पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल को जब सॉल्व करते हैं 2Z2 प्लस के Z1 प्लस के 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0। ठीक है, इतना हो गया। चलिए इतना नोट करो पहले। ठीक, इतना नोट कर लिया। अब इसको और सिंपली करो, सॉल्व करो आगे। Z0 इक्व टू क्या हो जाएगा, 2Z2 Z1 प्लस के 4Z2 स्क्वायर Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0। क्या करेंगे, हम सिंपली इसका इसमें वो करेंगे, एलसीएम लेंगे, और इसको एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा इस पोर्शन को इस तरीके से ही आ जाएगा। और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसका एलसीएम लोगे, ये वाला इसका एलसीएम लोगे पूरे का नीचे वाले पोर्शन का, तो ये क्या बनेगा, 2Z2 और क्या हो जाएगा, 2Z2 प्लस के Z0 प्लस के Z1, और ये ब्रैकेट में 2Z2 Z0 प्लस के
टू जेड नॉट, ठीक है, अपॉन पूरा क्या हो जाएगा 2z2 प्लस जेड नॉट। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक, ज़्यादा कुछ खास आपको नहीं देखना है, सिर्फ इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, मैथमेटिकली ऑपरेशन है ये, ठीक। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या हो जाएगा तुम्हारा, जेड नॉट इक्वल्स टू 2z1 z2 2z2 प्लस जेड नॉट 4z2 स्क्वायर जेड नॉट अपॉन पूरा ये क्या हो जाएगा 2z2 प्लस जेड नॉट। जब हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा ये पोर्शन अपॉन क्या हो जाएगा 4z2 स्क्वायर प्लस के 2z2 जेड नॉट प्लस के 2z2 z1 प्लस के z1 z2 प्लस 2z2 जेड नॉट अपॉन 2z2 प्लस जेड नॉट, यही होगा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और देखिए आगे जब इसको और सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए इसका इस पोर्शन को, तो हमारा क्या बनेगा 4z1 z2 स्क्वायर प्लस के 2z2 z1 जेड नॉट प्लस के 4z2 स्क्वायर और जेड नॉट अपॉन ये वाला देखो पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा ये और ये, ठीक। तो जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 4z2 स्क्वायर प्लस 4z2 जेड नॉट प्लस के 2z2 z1 प्लस के z1 जेड नॉट, ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबके। अब क्या करोगे, इसी के आगे और सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व और करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड नॉट इक्वल्स टू 4z2 स्क्वायर z1 प्लस 2z1 z2 जेड नॉट प्लस के 4z2 स्क्वायर जेड नॉट अपॉन 4z2 स्क्वायर प्लस 4z2 जेड नॉट प्लस 2z1 z2 प्लस z1 z2, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। एक बार आप देखेंगे इसको तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस सॉल्व करोगे जैसे इसको और इसको इस तरीके से। तो जब इसको और सॉल्व करोगे तो हमारा क्या बनेगा पोर्शन 4z2 स्क्वायर z1 प्लस 2z1 z2 जेड नॉट प्लस के 4z2 स्क्वायर जेड नॉट इक्वल्स टू 4z2 स्क्वायर जेड नॉट प्लस के 4z2 जेड नॉट स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस के z1 जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें देखो जो चीज़ कैंसिल हो रही उससे उसको आप कैंसिल कर दो। देखो 2z1 z2 जेड नॉट 2z1 z2 जेड नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इतना कैंसिल हो गया। अब हमारे पास और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 4z2 स्क्वायर z1 4z2 स्क्वायर और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 4z2 स्क्वायर जेड नॉट ये कैंसिल हो रहा है, एक मिनट, ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास 4z2 स्क्वायर z1 इक्वल्स टू 4z2 जेड नॉट स्क्वायर प्लस z1 जेड नॉट स्क्वायर, यही बचेगा, बताओ। अब देखो इस पोर्शन में आपका कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं जेड नॉट स्क्वायर। तो जब यहाँ से जेड नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 4z2 प्लस z1, यही बचेगा, ठीक। और इधर हमारा क्या है 4z2 z1, ठीक। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है जेड नॉट की वैल्यू। तो जब जेड नॉट की वैल्यू हमको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस वाले पोर्शन को देखो, इसको क्या करेंगे जेड नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4
Z2 स्क्वायर Z1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4Z2 प्लस Z1। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हमारा Z0 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। देखो ये अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा पूरा अंडर रूट 4Z2 स्क्वायर Z1 अपॉन 4Z2 प्लस Z1, इतना लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकल के आया किसके लिए, पाई सेक्शन नेटवर्क के लिए। ठीक है, देखो इसमें अगर और इसको सिंप्लीफाई करो तो और कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे, अगर हम लोग इसमें क्या करें 4Z2 को कॉमन ले लें इस पोर्शन में ना, देखिए 4Z2 स्क्वायर Z1 अपॉन नीचे वाले पोर्शन से 4Z2 अगर कॉमन लें तो ये इधर साइड से कॉमन होगा नहीं, तो ये एक मान चलिए ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2, यही होगा कि नहीं। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अब हमारा क्या बचा है Z0 इक्वल्स टू अंडर रूट Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, यही हमारा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है किसके लिए, पाई सेक्शन नेटवर्क, पाई सेक्शन नेटवर्क के लिए। चलिए नोट करिए इसको। तो यहाँ से आपको नोट करना है पूरा। ठीक है, पहले तो ये नोट करोगे, पहले डायग्राम बना था वो बनाओगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे ये पोर्शन, फिर ये, फिर ये। ठीक, तो यहाँ तक आपका ये क्या है, पाई सेक्शन नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक है। तो नोट कर लिया, एक काम करो, या तो नोट नहीं कर पा रहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। ठीक, तो यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट यहाँ से ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ले लिए सब लोग, चलो इसका लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको नोट करने के बाद अपनी नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, इसको तो इस तरीके से आपका ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। इसमें कुछ टॉपिक और बचे हैं, ठीक, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एटीन्यूएटर। ठीक है, फिर एटीन्यूएटर के बाद आपका फिल्टर आएगा, फिल्टर का यूज क्यों करते हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक, तो हो गया ना। चलिए फिर, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक।